bias calculation. Okay, so here I am just giving you a very simple example with the help of which you can calculate the bias. So let's understand this first, and then we'll go to the next, the difficult one. We will not be talking much about it. So एक केस है जिसमें मैंने बोला है कि एक हार्डनेस टेस्टर इज यूज्ड टू टेस्ट अ स्टील ऑफ अ रॉकवेल हार्डनेस. A lab supervisor wants to determine if the tester has any bias. Okay, now this tester is basically the equipment, not the person. Okay, the hardness tester. So lab supervisor को क्या करना है कि want to identify कि मेरा जो equipment है tester उसमें कुछ bias है क्या नहीं. He has a standard block that has a hardness of 36. This block is supplied by the vendor and it is traceable back to a standard. The lab supervisor decided to have one lab technician run the block for 15 times the hardness tester. The result is shown over here. तो क्या किया हुआ है, ट्रू वैल्यू है उस ब्लॉक का जिसका मैं हार्डनेस चेक कर रहा हूँ 36. ट्रू वैल्यू मतलब क्या, उसको मैंने कंडीशंस में मेजर किया हुआ है, वहां पे ज्यादा से कम वेरिएशन है, तो मुझे पता चल रहा है उसका जो ट्रू वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है वो 36 है. अभी मैं देख रहा हूं, मैंने एक लैब सुपरवाइजर टेक्नीशियन को बोला है कि अभी इसी ब्लॉक को आप 15 बार मेजर कीजिए और हर टाइम आपका रीडिंग लिखिए. तो यहाँ पे उसने पहले बार में जो रीडिंग लिया वो आया है 35.8, सेकंड टाइम जो आया वो 35.7 एंड सो ऑन, राइट. सो इट इज द सेम हार्ड ब्लॉक दैट ही इज बेसिकली मेजरिंग, और हर बार कुछ अलग अलग रीडिंग बेसिकली आ रहे हैं जिसका ट्रू वैल्यू है 36. ओके, सो हमको देखना है कि इस सिस्टम में कुछ बायस है क्या. सो वो अगर हमको फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमको दिस ऑलरेडी बीन मेंशन, सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ द मटेरियल, calculate the reference value by measuring the master sample 10 times in the standard room or tool room or a higher level, compute the average of 10 readings of a reference value. ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं. जब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे मेरा ट्रू वैल्यू 36 है, तो ये ट्रू वैल्यू किसने दिया हमको, राइट. तो ये क्वेश्चन तो सबको आएगा ना कि ये ट्रू वैल्यू कहाँ से आता है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रू वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबली इट इज डन अंडर द वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जैसे कि कुछ सीएमएम रूम है या फिर कुछ टूल रूम है या फिर कुछ स्टैंडर्ड रूम है, जहाँ पे मुझे पता है कि वेरिएशन कम से कम हो, मे बी एम्बिएंट वेरिएशन, मे बी रिलेटेड टू जो इक्विपमेंट में यूज कर रहा हूँ मेजरमेंट के लिए वो अच्छी तरीके से कैलिब्रेटेड हो, वो अच्छी तरीके से उसका मेंटेनेंस किया गया हो. उसके मुझे 10 रीडिंग लेने हैं और उसका एवरेज आई विल बी ट्रीटिंग इट एज एन रेफरेंस वैल्यू. सो ये जो 36 यहाँ पे आया हुआ है, इट इज बेसिकली उस तरीके से आया हुआ है जिसमें मैं 10 सैंपल का एवरेज लेके मैंने वो 36 रीडिंग लाया हुआ है अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. उसके बाद मैंने ऑपरेटर को उसी ब्लॉक को मेजर करने को बोला विथ द इंस्ट्रूमेंट दैट ही इज हैविंग, एंड आई गॉट दिस काइंड ऑफ एन रिजल्ट्स. सो सबसे पहले बायस आसान तरीका कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं सबका. सो विच इज बेसिकली एक्स बार. तो हम डिनोट करते हैं सम ऑफ ऑल रीडिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स. सो इन सबका मैंने एडिशन लिया 35.8, 35.7 एंड सो ऑन अप टू 36 divided by number of readings, that is coming out to be 15. So my average basically turned out to be 36.0067. Now bias आप आसान तरीके से कैलकुलेट कीजिए. x बार कितना आया है आपका 36.00667. रेफरेंस वैल्यू क्या है 36. सो इन दोनों में का डिफरेंस इज बेसिकली माय बायस, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.00667. उसी को हम अगर परसेंटेज बायस में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो फॉर्मूला मुझे बताता है कि एक्चुअल बायस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टॉलरेंस. टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस होता है मेरा अपर सिग्निफिकेंस लिमिट माइनस लोअर सिग्निफिकेंस लिमिट. यहाँ पे मैंने आपको दिया था कि अपर सिग्निफिकेंस लिमिट है 36.2 और लोअर सिग्निफिकेंस लिमिट है 35.7. So that is coming out to be 0.6 divided by whatever the calculations are, and the actual value is basically 1.2%. So इस हिसाब से जब हम बायस कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि that it should be less than 3%. So anything above 3% generally the bias is not acceptable by the system. So हमको देखना है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें सबसे आसान तरीके से एट अ टॉप लेवल कैन वी आइडेंटिफाई कि हमारा बायस कितना है बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ एन रिपीटिंग दिस काइंड ऑफ एन प्रोसीजर, जिसमें मुझे ट्रू वैल्यू पता है,
जिसका मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ, सेम ऑपरेटर सेम इक्विपमेंट 15 रीडिंग लेने को मैं बोलता हूँ, उसका मैं एवरेज निकलता हूँ, स्पेसिफिकेशन टॉलरेंस लिमिट मुझे पता है, परसेंटेज बायस में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ फॉर्मूला में एक्चुअल बायस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टॉलरेंस, एंड माय व्हाटएवर वैल्यू कम्स इट शुड बी लेस देन 3%. So this is the easiest way to calculate basically a bias. Obviously there are some other methods also wherein which you will be able to get a correct bias, जिसको हम with the help of the standard deviations के हम basis पे हम calculate करते हैं, जहाँ पे हम अपर कॉन्फिडेंस लिमिट, लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, थोड़ा बहुत जो हमने कंट्रोल चार्ट के वक्त किया था उस समवॉट सिमिलर टाइप में हम कॉन्फिडेंस लिमिट कैलकुलेट करते हैं. टुडे वी विल नॉट बी गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट बिकॉज ऑफ द टाइम परमेबिलिटी. जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अभी के लिए भी मुझे नहीं लगता ज्यादा, इवन इफ यू कैलकुलेट बायस बाय दिस मेथड दिस शुड बी सफिशिएंट. If anybody is already practicing this and has any issues, you can always come back to us and ask any question pinpointed to that. ये मेथड हम अभी के लिए थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे. ओके, सो आपको पता चला बायस कैसे कैलकुलेट करते हैं. बायस क्या है डेफिनेशन वाइज? इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑल द एवरेज वैल्यू. तो देखिए, ट्रू वैल्यू हमको पता होना चाहिए. ट्रू वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में जाके विद द इक्विपमेंट विच इज प्रॉपरली कैलिब्रेटेड, विच इज प्रॉपरली मेंटेन, उसके हिसाब से हम उसके 10 रीडिंग लेंगे और उसका एवरेज लेंगे. दैट इज माय बेसिकली ट्रू वैल्यू. उसके बाद मुझे बायस कैलकुलेट करना है, तो सेम ब्लॉक आई विल कम बैक टू वन ऑफ माय ऑपरेटर एंड विल आस्क हिम टू टेक 15 ऑड रीडिंग्स फॉर द सेम ब्लॉक. We'll try to see कि उसका एवरेज कितना है. उसका एवरेज आने के बाद we will try to actually determine what is the bias, which is average minus reference value, and then I will put it in this formula of percentage bias, which is bias multiplied by 100 divided by tolerance. प्रोसेस का टॉलरेंस क्या है? USL LSL डाल के कितना परसेंटेज आ रहा है ये देखिए, it should be less than 3%. Okay. एक और बेसिकली टॉप लेवल पे अगर हम देखेंगे कि जैसे कि हमने अभी देखा कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, तो बहुत बार ऐसे होता है कि क्या मेजर करें, रिप्रोड्यूसिबिलिटी मेजर करें या फिर रिपीटेबिलिटी मेजर करें. तो व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग? सो रादर देन गोइंग इनटू दैट सीक्वेंस एंड कौन सा पहले करना चाहिए, हु इज क्रिटिकल, सो गेज RNR बेसिकली हेल्प अस to understand the combined estimate of variation because of both. Okay, gauge RNR क्या करता है? हमको दोनों का इफेक्ट, दोनों का वेरिएशन कितना आ रहा है ये हमको बताने की कोशिश करता है. जैसे कि रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी दोनों मिला के क्या इम्पैक्ट आ रहा है, विच इज बेसिकली शोन बाय गेज RNR. तो अभी हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम में MSA में गेज RNR कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वी विल बी यूजिंग द रेंज मेथड टू आइडेंटिफाई दिस थिंग. ओके, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है. प्रिपरेशन क्या है? पार्ट्स मस्ट बी फ्रॉम द प्रोसेस ऑब्वियसली एंड रिप्रेजेंट द एंटायर ऑपरेटिंग रेंज. ईच पार्ट मस्ट बी नंबर्ड with an identification. Least count should be at least 1/10 of the expected process variation. Measuring method is following a defined measurement procedure. Now this is very important कि जो हम जिस तरीके से हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होना चाहिए. वेरिएशन नहीं होना चाहिए मतलब उसके प्रोसीजर में कुछ वेरिएशन नहीं होना चाहिए. मतलब मैं एज अ अप्रेजर वहां पे खड़ा हूं और कोई अलग अप्रेजर आता है, द वे ऑफ मेजरिंग शुड नॉट चेंज. ओके, वेरिएशन आएगा बिकॉज हमने रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है देखा है, लेकिन जिस तरीके से मैं मेजर कर रहा हूं और जिस तरीके से अलग अप्रेजर मेजर कर रहा है उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई SOP नीड टू बी, मेजरमेंट प्रोसीजर नीड टू बी वेरी मच स्टैंडर्डाइज्ड. Appraisal should use the same methodology and steps of measurement. Methodology मतलब क्या? जो मैं इक्विपमेंट यूज कर रहा हूँ मेजरमेंट के लिए वही इक्विपमेंट उन्होंने भी यूज करना चाहिए. Appraisal should not be aware of the part being checked. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि appraisal should not be aware of the part being checked. मतलब क्या होता है बहुत बार, जैसे कि हमारे कॉलेज के दिनों की याद आती है मुझे, ये जो पॉइंट आता है तब मैं और मेरा दोस्त सेम प्रैक्टिकल कर रहे थे, डिजिटल सिस्टम्स का कुछ तो था, और उसका रीडिंग कुछ तो XYZ आया और मेरा रीडिंग कुछ तो भी ABC आया. देन आई आस्क हिम कि आपका रीडिंग कितना है, टिपिकली होता है ना. देन ही सेड कि मेरा XYZ आया. देन आई स्टार्टेड कि अरे इसका XYZ आ रहा, मेरा ABC आया, तो मेरा कुछ गलत है क्या? अभी मुझे पता नहीं गलत कौन है, वो गलत है या मैं गलत हूँ या कोई भी गलत नहीं है. करेक्ट.
So now it basically creates an unnecessary pressure and unnecessary attitudinal issues in my mind, and then I try to match कि उसके साथ मेरा रीडिंग में मैच कैसे करूं. Okay, so such kind of a thing should not be there. So appraisal को पता नहीं होना चाहिए कि वो exactly कौन सा पार्ट मेजर कर रहा है और पिछले वाले ने उसका क्या रीडिंग लिया है. So that should not be aware. Reading to be estimated to the nearest number that can be obtained, that is okay. So this kind of an preparation is required before you go for the actual gauge RNR. तो गेज RNR के कुछ आउटपुट आते हैं जिसमें हमको पता चलता है कि रिपीटेबिलिटी ज्यादा है. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रिपीटेबिलिटी ज्यादा है मतलब वेरिएशन ड्यू टू रिपीटेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिप्रोड्यूसिबिलिटी, या फिर रिप्रोड्यूसिबिलिटी का वेरिएशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिपीटेबिलिटी. इसके डिटेल्स में मैं बाद में जाऊंगा व्हेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल. ओके, सो सब लोग पूरी तरीके से फोकस कीजिए. एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद एक सिमिलर एग्जांपल है, उसका आंसर मुझे आपसे चाहिए. ओके, सो फुल फोकस ऑन द स्क्रीन कि एग्जैक्टली क्या एग्जांपल है. तो एक प्रोसेस है जिसका टारगेट है 43.11 mm. टॉलरेंस है प्रोसेस का दिया हुआ प्लस और माइनस 0.13 mm. सो टोटलिटी में हो गया 0.26 mm. अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 43.11 प्लस 0.13, दैट इज कमिंग आउट टू बी 43.24. लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट ऑब्वियसली 43.11 माइनस 0.13, दैट इज कमिंग आउट टू बी 42.9. कैलकुलेट द गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी बाय यूजिंग एवरेज रेंज मेथड. तो सबसे पहले मैंने 3 अप्रेजल सिलेक्ट किए हुए हैं, अप्रेजल ए, अप्रेजल बी, अप्रेजल सी. अप्रेजल मतलब क्या, वो जो जाके इंस्पेक्ट करते हैं, वो जो जाके मेजर करते हैं. सो मेरे केस में 3 अप्रेजल्स है. मैंने 3 प्रोडक्ट के सैंपल चूज किए हुए हैं. 3 प्रोडक्ट के सैंपल मतलब सपोज मैं किसी प्रोडक्ट का डायमीटर सेट कर रहा हूं, तो उसी प्रोडक्ट के 3 पार्ट्स मैंने उठाए हुए हैं. सेम प्रोडक्ट 3 पार्ट्स. ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अलाउ appraisal A to go in the room along with one sample. So appraisal A को मैंने एक सैंपल दिया, एक रूम में जाके उनको बोला कि इनके रीडिंग आप लिखिए. ओके, ask him to note down the reading of sample 1. कितने रीडिंग लिखने को बोला है, शायद मैंने 10 रीडिंग लिखने को बोला है. So एक ही पार्ट जो अप्रेजल A उस रूम में लेके जा रहा है वो 10 बार मेजर करेगा और 10 बार उसके रीडिंग वो लिखने वाला है. तो मैंने उसको वो होने के बाद बाहर बुलाया. ठीक है, बाद में मैंने अप्रेजल बी को भेजा विद द सेम पार्ट. इसी पार्ट पे आप आपका खुद का रीडिंग लिखिए. ओके, अप्रेजल बी डजंट नो वेदर दैट इज द सेम पार्ट और अ डिफरेंट पार्ट, दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ. बट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग मैंने वही पार्ट दिया अप्रेजल बी को और फिर से रूम में जाके 10 रीडिंग लिखने को बोला. सेम थिंग आई हैव रिपीटेड विद द सी. सो एक पार्ट का तीनों का 10-10 रीडिंग मेरे पास आया हुआ है. अभी मुझे सेकंड पार्ट के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट करना है और बाद में थर्ड पार्ट के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट करना है. ठीक है, तो क्या किया मैंने, मेरे पास 3 अप्रेजल थे, मतलब 3 इंस्पेक्टर थे ABC नाम के. ए इंस्पेक्टर को मैंने मेरा पहला प्रोडक्ट दिया, उसको बोला कि आप उस रूम में जाइए और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ID का 10 रीडिंग लीजिए. उन्होंने रूम में गए, उसका रीडिंग लिया, बाहर आए. बी को मैंने वही पार्ट दिया, वो रूम में गए, बाहर आए, 10 रीडिंग लिए. सी को मैंने सेम पार्ट दिया, गए रूम में, 10 रीडिंग लिए, बाहर आए. द सेम थिंग आई डिड इट फॉर पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3. जो कुछ भी रीडिंग्स उन्होंने खुद के लिखे हुए हैं उसको मैंने टैबुलेट करने की कोशिश की इस प्रकार से. ठीक है, तो ये क्या है टेबल, मैं आपको बता रहा हूं. दीज आर माय अप्रेजल्स, मतलब इंस्पेक्टर, अप्रेजल ए, अप्रेजल बी, अप्रेजल सी. जब मैंने उनको पहला पार्ट दिया था और 10 रीडिंग लेने को बोला था तो उनके रीडिंग ये आए. राइट, सो ए अप्रेजल पहले पार्ट को लेके अंदर गए रूम में और उन्होंने रीडिंग लिखा 43.115. सेम इक्विपमेंट, सेम पार्ट, उन्होंने फिर से रीडिंग लिया, उनका फिर से रीडिंग आया 43.115. फिर से रीडिंग लिया, दिस टाइम देयर रीडिंग केम आउट टू बी 43.114 एंड सो ऑन. सो उनके 10 रीडिंग मैंने यहाँ पे लिखे. फिर मैंने उनको बाहर आने को बोला, आस्क अप्रेजल बी टू गो विद फॉर द सेम पार्ट. तो उन्होंने लिखा 43.115 एंड सो ऑन 43.110. और यहाँ पे आप देखने को चालू करोगे कि जैसे यहाँ पे वेरिएशन है
विद इन अप्रेजल ए, यहाँ पे भी हमको वेरिएशन दिखने को चालू हो गया है. सो ही इज कैलकुलेटिंग 43.110, सेम पार्ट ही वाज सेइंग 43.115 एंड सो ऑन. ठीक है. बाद में मैंने अप्रेजल सी को जाने को बोला एंड देन ही हैज कम अप विद दिस काइंड ऑफ एन रो ऑफ एक्चुअल रीडिंग. देन व्हाट आई डिड, मैंने पहला पार्ट रिप्लेस कर दिया पार्ट 2 से, फिर ये रीडिंग लिखने को बोला अप्रेजल ए को, अप्रेजल बी, अप्रेजल सी एंड सो ऑन. So in this way I have 90 readings in my hand. 90 रीडिंग कैसे हुए, हर एक पार्ट के 10 रीडिंग, राइट. सो ऐसे 3 पार्ट है. सो हर एक अप्रेजल 3 पार्ट के 10-10 रीडिंग, मतलब 30 रीडिंग लेने वाला है. मेरे पास 3 अप्रेजल है. सो टोटल रीडिंग्स मेरे हो गए हैं 90. ओके. सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप टू टैबुलेट ऑल द डेटा दैट इज कैप्चर्ड. तो अभी मैं जाऊंगा फॉर्मुलेशन की तरफ. सो व्हाट इज माय गेज आरएनआर फॉर्मूला? सो गेज आरएनआर फॉर्मूला बेसिकली टेल्स मी इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ईवी स्क्वायर प्लस एवी स्क्वायर. व्हाट इज ईवी? ईवी इज इक्विपमेंट वेरिएशन एंड व्हाट इज एवी? एवी इज अप्रेजल वेरिएशन. ठीक है. इक्विपमेंट वेरिएशन मतलब क्या है, जो मेरा अप्रेजल ए बी सी जा रहा है लेकिन इंस्ट्रूमेंट वही यूज कर रहा है. एवी क्या है, मेरे अलग अलग अप्रेजल्स का वेरिएशन मुझे देखना है. सो दैट इज बेसिकली डिनोटेड बाय एवी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिप्रोड्यूसिबिलिटी वेरिएशन अमंग द अप्रेजल्स. फॉर द सेम अप्रेजल व्हाट इज अ वेरिएशन, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज एन इक्विपमेंट वेरिएशन. ठीक है. सो गेज आरएनआर के मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक है इक्विपमेंट वेरिएशन और दूसरा है अप्रेजल वेरिएशन. ठीक है. अभी कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे. ईवी इज इक्वल टू व्हाट? EV is equal to R bar divided by D2. और AV क्या होता है? AV होता है अंडर रूट ऑफ X bar डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय K2 माइनस EV स्क्वायर डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाइड बाय R. We'll talk about this AV little later. Let's try to focus on EV first. So what is EV? EV is equal to R bar divided by D2. Okay? कुछ याद आ रहा है? R bar divided by D2 देखते हुए. ये D2 क्या होता है? कांस्टेंट होता है. कौन से तो भी टेबल से हम निकालते हैं, राइट. ओके. सो सबसे पहले देखेंगे कि मुझे R बार कैलकुलेट करना है, ऐसे दिख रहा है. तो चलिए मेरे टेबल की तरफ जाएंगे और इसमें X बार भी दिख रहा है AV में, R बार भी दिख रहा है EV में. तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरा ये जो टेबल है, जो एक्चुअल रीडिंग है, उसमें X बार R बार ये वैल्यूज क्या आएंगे. तो चलिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ओके. तो यहाँ पे देखिए इस कॉलम का नाम मैंने लिखा है एक्स बार. एक्स बार क्या होता है? एक्स बार होता है एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स पहले सेट में जो आए हुए हैं. तो इन सब का एवरेज मैंने लिया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 43.114. सिमिलरली जो ए अप्रेजर है मेरा, उसने जो सेकंड पार्ट का रीडिंग लिया उसका मैंने एक्स बार निकाला. सिमिलरली जो थर्ड रीडिंग लिया उसका मैंने एक्स बार निकाला. सो ये तीनों का एक्स बार मेरा पिक्चर में आ गया. तीनों का मतलब तीनों रीडिंग फॉर अप्रेजल ए. सिमिलरली आई विल नीड टू डू इट फॉर द अप्रेजल बी. सो इसका मैंने एवरेज निकाला, यहाँ आया, इसका एवरेज निकाला एंड सो ऑन टिल द अप्रेजल सी का लास्ट रीडिंग व्हिच इज बेसिकली कमिंग आउट टू बी 43.11, राइट. सो एक्स बार का अलग अलग रीडिंग आ रहा है फॉर अप्रेजल ए बी सी. तो बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा. ऑब्वियसली आई नीड टू चेक कि एवरेज का एवरेज क्या है. तो यहाँ पे फोकस कीजिए एक्स डबल बार का. तो ये क्या है? ये है मेरा एवरेज का एवरेज. सो 43.114 प्लस 114 प्लस 115, इसका एवरेज क्या आ रहा है? 43.114 राउंडेड आउट ऑफ टू 3 डिजिट. सिमिलरली फॉर दिस सेट, सिमिलरली फॉर दिस सेट. ओके. पता चला आपको एक्स बार क्या है और एक्स डबल बार क्या है. अभी हम देखेंगे रेंज क्या होता है. सबको एक्स बार आर चार्ट अगर याद होगा तो रेंज पता करने में कुछ डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए. रेंज क्या होता है? रेंज होता है उस एरे में या फिर उस सबसेट में सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे कम वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस इज बेसिकली माय रेंज. तो बताइए इस सबसेट में जब मैं फोकस कर रहा हूं तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? इट इज लुकिंग लाइक 43.115 और सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 43.114. सो इन दोनों का डिफरेंस है 0.001. करेक्ट. सिमिलरली आई विल डू इट फॉर दिस, आई विल डू इट फॉर दिस एंड आई विल कीप राइटिंग द रेंजेस. यहाँ पे देखिए बी का सेकंड वाला रीडिंग में हम फोकस करेंगे. रेंज क्या आता है? सो सबसे जो ज्यादा रीडिंग दिख रहा है मुझे वो 43.115 है. सबसे कम जो रीडिंग दिख रहा है वो 43.110 है. सो इन दोनों का डिफरेंस इज बेसिकली 0.005.
ओके, ये लकीली ऐसे आ रहा है कि ये तीनों में रेंज में, तीनों भी रीडिंग्स में सेम रेंज आ रहा है, नॉट नेसेसरी इट शुड ऑलवेज बी लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0.006 आ गया है। तो बताइए रेंज अलग अलग आ रहा है हर एक सेट के लिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, रेंज का एवरेज निकालने वाला हूँ, दैट इज मीन ऑफ आर, दैट इज बेसिकली आर बार। सो इन तीनों का एवरेज 0.001, इन तीनों का एवरेज 0.005, इन तीनों का एवरेज 0.006। ठीक है, तो पता चला क्या हम कर रहे हैं अभी। सो वी आर ट्राइंग टू गो इनटू द फॉर्मुलेशन पार्ट। सो देखो अभी ईवी क्या बोलता है मुझे, ईवी का फॉर्मूला है आर बार डिवाइडेड बाय D2, करेक्ट, आर बार डिवाइडेड बाय D2। लेकिन आर बार की तो मेरे पास तीन वैल्यूज है, 0.001, 0.005, 0.006, और D2 भी मुझे पता नहीं है। तो देखिए आर बार क्या होता है, इट इज अ मीन ऑफ ऑल द आर बार्स। सो व्हाट इज दैट, ये जो तीनों वैल्यू आए हैं मेरे, उसका मैं मीन निकाल रहा हूँ। सो दैट इज 0.001 प्लस 0.005 प्लस 0.006 डिवाइडेड बाय 3। 0.001 plus 0.005 plus 0.006 डिवाइड बाय 3। सो आर बार मेरा आया हुआ है 0.004। व्हाट इज D2, ये कांस्टेंट का टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। मुझे D2 का वैल्यू देखना है बेस्ड अपॉन द सब ग्रुप। सब ग्रुप साइज क्या है मेरा, कितने रीडिंग ले रहा हूं मैं हर एक सब ग्रुप में, 10 रीडिंग ले रहा हूं मैं। सो आई विल गो टू द 10 and I'll try to find out what is the D2, that is coming out to be 3.078. So what is my EV? EV is equal to R bar, that is 0.004 divided by 3.078, that is coming out to be 0.0013. Okay, so गेज आर एन आर में जो दो मेन पार्ट्स है EV और AV, उसका EV हमने अभी कैलकुलेट किया, that is coming out to be 0.0013. Okay, now we will move to the another part which talks about AV, correct, that is appraisal variation. appraisal variation का फॉर्मूला क्या है, ये है। तो अभी हम देखेंगे कि appraisal variation हम कैसे करते हैं, राइट। सो व्हाट इज appraisal variation, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट ऑफ x बार डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय K2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस EV स्क्वायर डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय R। ठीक है, एक्स बार डिफरेंस क्या है, दैट इज रेंज ऑफ मीन्स। फिर से हम अपने टेबल की तरफ जाएंगे, रेंज ऑफ मीन्स क्या होता है, रेंज ऑफ मीन्स। सो मेरा मीन क्या है, ये देखिए ये मेरा मीन्स है, एक्स डबल बार 43.114, 43.112, 43.111। इसका मुझे रेंज फाइंड करना है। रेंज क्या होता है, इन तीनों में से सबसे बड़ा जो है और सबसे छोटा जो है उन दोनों में का डिफरेंस। So I will try to identify कौन है सबसे बड़ा 43.114, कौन है सबसे छोटा 43.111। So डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस इज बेसिकली 43.114 minus 43.111, that is 0.003, राइट। सो ये जो वैल्यू है ये हमको पता चला x बार डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय K2। K2 क्या होता है, यहाँ पे फोकस कीजिए, K2 होता है 1 डिवाइडेड बाय D2। D2 कहां से आया, D2 मेरा इस कांस्टेंट टेबल से आया, कितना आया था 3.078। सो K2 कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 3.078, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.32। ओके, सो आई गॉट K2, आई गॉट x बार डिफरेंस, आई गॉट EV। कहां पे हमने पता चला EV, इस कैलकुलेशन में हमको पता चला था EV क्या है, दिस कैलकुलेशन। तो मुझे EV पता है और बाकी रहेगा N और R। N क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स, और R क्या होते हैं, ट्रायल्स। तो बताइए नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं मेरे, 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि A को मैं पहले बार एक पार्ट दे रहा हूँ, वो बाहर आ रहा है, फिर BC का होता है, फिर से A को मैं दूसरा पार्ट देता हूँ, फिर BC का होता है, फिर बाहर आने के बाद A को तीसरा पार्ट देता हूँ। सो 3 पार्ट पे मैं रीडिंग्स ले रहा हूँ, दैट्स व्हाई माय पार्ट नंबर ऑफ पार्ट्स आर कमिंग आउट टू बी 3। आर क्या है, ट्रायल्स, मतलब कितने रीडिंग्स ले रहा हूं मैं हर एक पार्ट पे, 10 रीडिंग ले रहा हूं। सो दैट्स व्हाई आर इज इक्वल टू 10। Substituting all of this in this particular formula of AV, so that will be coming out to be square root of 0.003 multiplied by 0.32, square of it minus EV. Whatever the result is, basically the value is coming out to be square root of some negative number. जब ऐसे कभी कंडीशन होता है तो we need to consider it as a 0. So my AV part, that is appraisal variable part, is coming out to be 0 in this case.
गेज आरएनआर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ईवी स्क्वायर प्लस एवी स्क्वायर। एवी कुछ है ही नहीं, so square root of EV square, that means basically EV. So my gauge RNR is basically coming out to be 0.013. In terms of percentage, when I multiply it by 100, it comes out to be 1.3 percentage. So my gauge RNR value for this particular MSA is coming out to be 1.3%. Now the question is कि ये 1.3% आ गया है, लेकिन ये ठीक है या नहीं ठीक है, ये क्या है? So इसका एक क्राइटेरिया दिया गया है when to accept and when not to accept. So whenever the value is of GRR is basically less than 10%, it is acceptable. So there are no issues in the MSA. This is what is basically inferred from this. हमारे केस में कितना आया? It is came out to be 1.3. So it is well acceptable. अगर वो 10 या 20% में है तो इट इज कंडीशनली एक्सेप्टेबल। कंडीशनली एक्सेप्टेबल मतलब क्या? कि शायद कुछ कैलिब्रेशन की इश्यू है, शायद कुछ रिपेयर्स के इश्यू है, डायमेंशन के शायद कुछ इश्यू है, मेंटेनेंस की कुछ इश्यू है। सो कंडीशनली आई एम एक्सेप्टिंग इट प्रोवाइडेड कि यू शुड ओवरकम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और अगर वो 30% के अबव जाता है सो इट इज बेसिकली नॉट एट ऑल accepted. So you need to go back, improve your MSA, and then again take a reading and then understand whether it is falling below 10% or not, right? So जैसे कि हमने देखा, there are 2 points in the gauge RNR. One is EV, which talks about equipment variable, and second is AV, which basically talks about appraisal variation. तो हमने EV भी कैलकुलेट किया इंडिविजुअली, AV भी कैलकुलेट किया इंडिविजुअली। तो जब मैं इंडिविजुअली ये देखने की कोशिश करता हूँ, 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक तो एवी ज्यादा है, एक तो ईवी ज्यादा है एवी से, या फिर एवी ज्यादा है ईवी से। तो जब कभी भी ये मुझे दिखाई देता है कि इक्विपमेंट वेरिएबल का प्रोपोर्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू अप्रेजल वेरिएबल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सोचिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फोकस करना पड़ेगा कि जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं, अगर मेरा वैल्यू में एक्सेप्टेंस में नहीं जा रहा तो देयर इज अ इश्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। सो शायद वो कैलिब्रेटेड नहीं है, उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। शायद वो अच्छी तरीके से मेंटेनेंस नहीं है, उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। द गेज माइट नीड टू बी रीडिजाइन अगेन एंड मे बी मोर रिजिड, हमको उसको करना पड़ेगा। क्लैंपिंग है, जिस तरीके से क्लैंप किया जाता है, वो क्लैंपिंग मैकेनिज्म शायद हमको चेंज करना पड़ेगा इफ ईवी इज ग्रेटर देन एवी। अगर उल्टा होता है कि एवी ज्यादा है, अप्रेजल वेरिएशन ज्यादा है, तो बताइए किसमें इशू है? ऑब्वियसली जो मेजर कर रहा है उसमें ज्यादा इशू है। सो ही नीड टू बी ट्रेन मोर कि गेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिक्सर कैन बी प्रोवाइडेड कि भाई उसमें इतना मैनुअल इंटरवेंशन है, तो क्या हम फिक्सर बना सकते हैं क्या जिसकी वजह से ये एरर कम हो जाए। एज वेल एज वी नीड टू ट्रेन द पीपल कि इसको किस तरीके से मेजर करना है, क्या उसकी केयर लेनी है, एंड ऑल ऑफ दो स्टफ, राइट? सो गेज RNR जो हमको इंडिकेट करता है, दिस इज बेसिकली दिस। अगर वो 10% से ज्यादा है तो वी नीड टू सी इंडिविजुअली ईवी ज्यादा है या एवी ज्यादा है, एंड एज पर द रिजल्ट वी नीड टू टेक अ करेक्टिव एक्शन, सो दैट after the corrective action once again I will conduct the MSA and we'll see whether my gauge RNR is falling below 10% or not, right? So this is how by the simple range method basically we calculate gauge RNR. So अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा। बिफोर एक्सरसाइज आई विल अगेन क्विकली रिवाइज कि एग्जैक्टली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द न्यू एक्सरसाइज आल्सो, करेक्ट? सो देखिए, हमने देखा कि एक सिस्टम है जिसमें मैंने 3 अप्रेजल को सिलेक्ट किया था और उनको रीडिंग लेने के लिए भेजा। 10 रीडिंग लेने को मैंने बोला इन दिस केस। सो अप्रेजल A goes, takes a 10 reading, comes out. For the same part, appraisal B takes a 10 reading, comes out. For the same part, appraisal C goes. Again, A comes, but with a different part, he takes a 10 reading. B comes for the second part, C comes for the second part, and same for the third part. So this is how I have tabulated the entire data. ये होने के बाद हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है x बार क्या होता है। So हर एक जो सेगमेंट आ रहा है उसका मैंने x बार लिया। For A there are 3 readings क्योंकि 3 पार्ट है, for B, for C as well as for C. So x बार जो आया है उसका मैंने इंडिविजुअली एवरेज लिया, दैट कम्स आउट टू बी x डबल बार। सो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, करेक्ट? एट द सेम टाइम आई हैव टेकन द रेंज फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप। रेंज क्या होता है? सबसे बड़ा वैल्यू माइनस सबसे छोटा वैल्यू। सो हर एक ग्रुप का मैंने रेंज कैलकुलेट किया। इंडिविजुअली ए अप्रेजल के लिए उसका आर बार कैलकुलेट किया, एंड दैट इज हाउ इट इज बीन रिप्रेजेंटेड ओवर हियर।
Then I move to the formula of basically what is gauge RNR, which basically tells me under root of EV square plus AV square. EV का फॉर्मूला है R बार डिवाइडेड बाय D2. R बार मुझे अभी पता है, जो कुछ भी मेरे रेंजेस आ गए हैं उसका मैं मीन ले रहा हूँ. मतलब क्या, तो ये जो रेंजेस आ रहे हैं मेरे, उसका मैंने मीन लिया, तो दैट कम आउट टू बी 0.04. द एवरेज कम्स आउट टू बी 0.004. D2 वैल्यू है फॉर्मूला में, इसका कांस्टेंट टेबल मैंने लाया. D2 फॉर सब ग्रुप साइज 10, दैट कम्स आउट टू बी 3.078. So 1 divided by D2 or 0.004 divided by 3.078, EV is came out to be 0.013. Now I need to focus what is AV. AV is basically square root of x bar difference multiplied by K2 square of 8 minus EV square divided by NR. X difference क्या होता है? It is a range of means. So जो मैंने means निकाले हुए हैं, means of mean निकाला उसका range मतलब इस तीनों में से जो सबसे high value है माइनस इन तीनों में से सबसे low value है, इसका difference. That came out to be 0.003. K2 is 1 divided by D2. D2 value you know. So K2 came out to be 0.32. EV you have already calculated. Divided by N multiplied by R. N is basically number of parts, that is 3. R is basically number of trials, that is basically 10. What is 10? कि 10 बार मैं reading ले रहा हूँ हर एक part के. So that's why R is coming out to be 10. Substituted in the formula, that came out to be square root of some minus figure. And that's why whenever such things comes, we will say it is 0. Then I could understand कि AV part है ही नहीं, 0 है. So my gauge RNR is basically square root of EV square, that means EV. It is coming out to be 0.013. Multiplied by 100 in terms of percentage, it is coming out to be 1.3. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है 10% से नीचे अगर गेज आरएनआर है तो एक्सेप्टेबल है, 10 से 20 है तो इट्स कंडीशनली एक्सेप्टेबल, beyond 30% it is not acceptable. So whenever the value is going beyond 30%, we need to check कि मेरा EV component ज्यादा है AV से या AV component ज्यादा है EV से. अगर EV component ज्यादा है तो it indicates me कि हमारे measuring instruments में शायद कुछ system में issues है. So I may need to redesign my gauge. I need to check the maintenance of that particular gauge. I need to check कि clamping में और अच्छी तरीके से improve कर सकता हूँ and so on. अगर AV पार्ट ज्यादा है तो मुझे देखना है कि अच्छी तरीके से मैं ट्रेन कैसे कर सकूं मेरे अप्रेजल को, so that there will not be variation because it is a reproducibility issue. मैं फिक्सर डिजाइन कर सकता हूँ क्या, जिससे मेरा मैन्युअल इंटरवेंशन और कम हो जाए और स्टैंडर्ड या फिर ट्रू वैल्यू की तरफ मेरा रिजल्ट आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना हो.